रूस अब एक ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी तबाही का अंदाजा ना कीव को है और ना वाशिंगटन को। शिमाली कोरिया ने रूस को वो खतरनाक हथियार फराहम कर दिया है जिसके बाद यूक्रेन का नक्शा बदलने वाला है। 2500 किलोग्राम का ऐसा तबाहकुन वॉरहेड जिसके सामने यूरोप और नेटो का एयर डिफेंस एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं। क्या यूक्रेन मुकम्मल तौर पर राख का ढेर बनने जा रहा है? जी हां, यूक्रेन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हवांग सोंग इलॉन सी के N-30 शिमाली कोरिया का वो मोहलिक बैलिस्टिक मिसाइल जो हवा में अपने रास्ते बदलता है और जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर हदफ को राख कर देता है, अब रूसी फौज के हाथों में फायर होने के लिए तैयार है। इस व्लॉग में रूस यूक्रेन जंग का तेजी से बदलता मंजरनामा आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 90 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, शिमाली कोरिया की मदद से रूस यूक्रेन पर एक बहुत बड़ी कयामत ढाने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पर रूस की जानिब से हमले किए जाएंगे, बहुत दूर तक हमले किए जाएंगे और इन अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा जो इससे पहले इसलिए निशाना नहीं बनाए जा रहे थे कि वहां पर बहुत बड़ा वॉरहेड चाहिए था और बड़े पैमाने पर तबाही फैलानी थी। एक ही हमला करके इस पूरी हसास और मिलिट्री तंसीबात पूरे टारगेट या किसी मखसूस इलाके को तबाह करना था तो वो रूस नहीं कर पा रहा था। उसके लिए रूस को बहुत ज्यादा हमले करने पड़ रहे थे। लेकिन अब शिमाली कोरिया ने एक ऐसा कयामत खेज और मोहलिक मिसाइल दे दिया है जो अब रूस की जानिब से चलाया जाएगा और उसे शिमाली कोरिया का मिसाइल यूनिट ही फायर करेगा जो वहां पहले से मौजूद है और अब यूक्रेन के बहुत बड़े बड़े अहदाफ हमें तबाह होते नजर आएंगे। नाजरीन, हवांग सोंग 11C के N-30 एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये इतना खतरनाक है कि शिमाली कोरिया ने जब इसे बनाया था तो इसके ऊपर अच्छी तरह टेस्टिंग करके इस बात को यकीनी बनाया था कि पूरे जनूबी कोरिया को इसके जरिए मुख्तलिफ मकामात पर निशाना बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि शिमाली कोरिया जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने की सलाहियत सिर्फ इसी मिसाइल के जरिए ही रखता था। इसीलिए जब रूस को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी तो इस वक्त शिमाली कोरिया के N-30 मिसाइल रूस को देना शुरू किए और अब ये मिसाइल वहां पहुंचना शुरू भी हो गए हैं। इसे शिमाली कोरिया का वो फौजी यूनिट फायर करेगा जो इस काम में माहिर है और पहले ही N-23 को फायर कर रहा है। यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में शिमाली कोरिया के मिसाइल यूनिट का मरकजी किरदार है जो इस वक्त रूस के मुख्तलिफ इलाकों में बैठकर वहां से फायर कर रहे हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह कर रहे हैं। हर तरफ तबाही फैल रही है। कीव पर होने वाला हमला भी इसी सिलसिले में शामिल है जो बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, जिसमें तकरीबन 44 के करीब हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल फायर किए गए। नाजरीन, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ये N-30 मिसाइल कौन सी बला है और शिमाली कोरिया अगर ये रूस को दे रहा है तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है, ये कितनी दूर तक हमला कर सकता है। अब तक जो हमले किए जा रहे थे उनमें तकरीबन 410 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को रूस की जानिब से निशाना बनाया जा रहा था और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल जो शिमाली कोरिया ने पहले से दिए थे वो N-23 और N-24 थे। ये दोनों मिसाइल तकरीबन 410 किलोमीटर तक अहदाफ को निशाना बना रहे थे, लेकिन कुछ अहदाफ ऐसे थे जो इससे भी दूर थे और उन्हें निशाना बनाना था। इसीलिए शिमाली कोरिया ने अब रूस को जो मिसाइल दिया है हवांग सोंग 11C के N-30, ये तकरीबन 500 किलोमीटर दूर तक अपने अहदाफ को दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाएगा। न सिर्फ निशाना बनाएगा बल्कि अपनी रफ्तार को भी बरकरार रखेगा और अपनी रफ्तार को मुख्तलिफ डायरेक्शंस में तब्दील भी कर सकेगा। इन दोनों तरह की खुसूसियात इसके अंदर मौजूद हैं। इसके साथ साथ N-30 मिसाइल के अंदर यह भी एक अहम बात है कि यह खुद को मैन्योर करता है, यानी ये रास्ते में अपनी समत तब्दील करता हुआ आता है, अपनी जगह तब्दील करता हुआ आता है और अपनी ट्रैजेक्टरी को अचानक तब्दील कर लेता है। इसीलिए अगर किसी तरह का इंटरसेप्टर सामने से फायर भी किया जाए तो वो उसे आसानी से तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा नहीं चलता बल्कि कभी दाएं तरफ जाता है, कभी बाएं तरफ जाता है, कभी ऊपर और कभी नीचे की तरफ जाता है। और इस तरह जब ये अपने रुख को बार बार तब्दील करता है तो इंटरसेप्टर की रेंज से बहुत आराम से बाहर निकल जाता है। शिमाली कोरिया का इंतहाई मोहलिक मिसाइल के N-30 अब रूस के हाथ लग गया है। यह सरफेस टू सरफेस यानी जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल है और खास बात यह है कि इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से भी फायर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई लॉन्चर एक ट्रक में नस्ब हो, वो किसी जगह पहुंचे, वहां से मिसाइल फायर करे और उसके बाद खुद को समेट कर वहां से गायब हो जाए तो उसे जवाबी कार्रवाई के दौरान तबाह करना भी मुश्किल हो जाता है। यानी कि दुश्मन की फौज को पता नहीं चलता कि वो मोबाइल लॉन्चर किस तरफ से गया है और आप एक बहुत बड़ा हमला करके उस जगह से फौरन गायब भी हो सकते हैं। लेकिन इस मिसाइल की असल ताकत कहां छुपी है
वो है इसके अंदर मौजूद वॉरहेड जो उसे सबसे ज्यादा तबाहकुन बनाता है। इससे पहले के जो मिसाइल थे वो तकरीबन 1800 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकते थे, यानी बारूदी मवाद ले जा सकते थे। और अगर बड़े पैमाने पर किसी हदफ को तबाह करना है और उसके लिए ज्यादा बारूदी मवाद चाहिए, बड़ा वॉरहेड चाहिए, तो उसके लिए यह सहूलत रूस के पास उस वक्त मौजूद नहीं थी। लेकिन शिमाली कोरिया ने यह मोहलिक मिसाइल दिया है, इसके अंदर तकरीबन 2500 किलोग्राम तक धमाका खेज मवाद भरा जा सकता है। यह वॉरहेड ले जा सकता है और 2.5 टन का यह धमाका खेज वॉरहेड जब जाएगा तो ये जहां भी गिरेगा बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा। लेकिन एक खास बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये है कि शिमाली कोरिया ने इसी तरह के एक मिसाइल का एक और वर्जन भी पहले ही टेस्ट किया है और इसमें जो वॉरहेड का साइज है वो तकरीबन 4 टन यानी 4500 किलोग्राम तक है। अब ये वाला मिसाइल रूस को दिया जा रहा है या नहीं, ये तो अभी वाजे नहीं है, लेकिन कम अज कम ये जरूर वाजे हो चुका है कि जो अपने अंदर एक बहुत बड़ी खबर है कि तकरीबन 2500 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने वाले मिसाइलों के जरिए अब रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। इसका मतलब यह है कि जो हम बड़े पैमाने पर तबाही देखते हैं, हर तरफ आग ही आग देखते हैं, रात के अंधेरे में दिन का समा हो रहा होता है, ये अब मजीद कई गुना बढ़ सकता है। और इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हैं, क्योंकि इस पर होने वाले मिसाइल हमले बहुत बड़े पैमाने पर किए जाएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएंगे। कि N-30 मिसाइल्स की खास बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे देते हैं, और जब ये चकमा दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि जदीद तरीन यूरोपीय जंगी मशीनरी जो यहाँ लाकर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रोकने के लिए नस्ब की गई है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो सकती है। लेकिन मामला यह है कि इस वक्त तो यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स हैं ही नहीं, कोई ऐसे मिसाइल नहीं है जो बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए फायर किए जाएं। 31 जुलाई को आखिरी बार एक इंटरसेप्टर फायर किया गया था जो यूक्रेन के पास आखिरी इंटरसेप्टर था। उसके बाद पेट्रियट का कोई भी इंटरसेप्टर उसके पास मौजूद नहीं है। यूक्रेन अमेरिका से कहता है तो अमेरिका कहता है कि हमें भी बहुत जरूरत है, हम आपको इंटरसेप्टर्स नहीं दे सकते। इसी तरह जब यूक्रेन यूरोप के पास जाता है तो यूरोप उसे बड़े पैमाने पर मिसाइल देने की बजाय इस तरह की जबान में बात कर रहा है कि तुम हमसे 5 ले लो तो हमसे 10 मिसाइल ले लो, और इतनी कम तादाद में मिसाइलों के जरिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि रूस की जानिब से यूक्रेन पर जो मिसाइल फायर किए जाते हैं वो कभी 50 कभी 100 तक होते हैं, और उनको रोकने की सलाहियत अब मुकम्मल तौर पर यूक्रेन में खत्म हो चुकी है। जो थोड़ी बहुत मदद यूरोप यूक्रेन की कर भी रहा है किसी तरह से वो उसके लिए मुकम्मल तौर पर नाकाफी है, क्योंकि जिस लेवल पर रूस हमले करता है वो बहुत बड़ा लेवल है और हर तरफ वहां पर तबाही फैला देता है। नाजरीन, तबाही की जिस दास्तान से यूक्रेन डर रहा था, यूरोप डर रहा था, नेटो डर रहा था, वो अब फैलती ही चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और रूस को समझ में आ गया है कि अब यूक्रेन को बख्शा नहीं है, और अगर कोई और मुल्क भी आता है तो उसे एक साथ इंगेज करने की जरूरत महसूस की जा रही है। इसीलिए यूक्रेन पर हमले अब नए अंदाज से होंगे, बड़े पैमाने पर होंगे। इसके नए अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। जिस तरह यूक्रेन के एयरपोर्ट्स को तबाह किया गया, जिस तरह उसके दारुल हुकूमत कीव में हर तरफ तबाही फैलाई गई, गुज़श्ता रोज बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ जगहों पर हमले किए गए, बिजली घरों को उड़ाया गया, जहाजों को निशाना बनाया गया, पुलों को तबाह किया गया और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया, जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट का सामान रखा जाता है और उसकी एक्सपोर्ट मशीनरी को भी एक साथ झटके लगाए जा रहे हैं। यूक्रेन की मदद को आने वाले पोलैंड के अंदर भी एक मिसाइल गिर चुका है, उसकी मदद को आने वाले रोमानिया के अंदर भी ड्रोन दाखिल हो चुके हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो नेटो से और यूरोप से जुड़े हुए हैं ये शिकायत कर रहे हैं कि रूस कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज से दरअंदाजी कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है और उनके सब्र को आजमा रहा है। और CIA ये रिपोर्ट पहले ही दे चुकी है कि इस तरह का कोई हमला रूस की जानिब से बड़े पैमाने पर किया जा सकता है ताकि नेटो के इत्तेहाद को चेक किया जाए और ये भी देखा जाए कि नेटो किस मुश्किल वक्त में, आजमाइश के वक्त में अपने किसी रुकन मुल्क की मदद को आता है या उससे किनारा कशी करके निकल जाता है। और सबसे अहम यह कि अमेरिका सारी सूरत हाल में क्या सोच रहा है कि अमेरिका के अंदर अब इतना दम खम है कि वो रूस जैसी एक बड़ी मिलिट्री पावर के सामने आकर खड़ा हो जाए और किसी तरह उस पर हमला कर सके या उसके हमले रोकने में किसी मुल्क की मदद कर सके। तो आने वाले दिन सिर्फ यूक्रेन के हवाले से नहीं बल्कि पूरे यूरोप के हवाले से भी बहुत अहम हो चुके हैं, क्योंकि इस जंग का स्केल बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिन मजीद दर्दनाक लग रहे हैं। नाजरीन, यूक्रेन तो सिर्फ एक शुरुआत है, रूस का अगला निशाना शायद पूरे यूरोप और नेटो का इत्तेहाद है। पोलैंड से लेकर रोमानिया तक रूस रेड लाइंस पार कर चुका है और अमेरिका खामोश तमाशाई बना हुआ है। यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को जंग में अकेला छोड़ दिया है और अब नेटो के लिए अपने वजूद को बचाना मुश्किल हो रहा है। जंग की ये आग कहां जाकर रुकेगी, तबाही की इस दास्तान में अगला कदम क्या होगा, और ये सिर्फ अब रूस ही जानता है। आपकी रूस यूक्रेन जंग के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।